हेलो एंड वेलकम एवरीवन। काफ़ी ज़्यादा मैसेज मैंने देखे हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन थे कि उनकी रैंक इतनी आई है, उनका एडमिशन कहाँ हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये होता था कि सर काउंसलिंग की डेट क्या होगी। ठीक, काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। तीसरा क्वेश्चन ये था कि हम सर यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यूपी के रहने वाले नहीं हैं, पर हमने एग्ज़ाम दे दिया था तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक। और चौथा क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो हमें काउंसलिंग के टाइम चाहिए होंगे, और इसके अलावा क्या माइंडसेट रखें कि हमको सही तरीके से या सही चॉइस से हमको एडमिशन मिल जाए, और रैंक जो है वो किस तरीके से हेल्प करने वाली है आपकी। अगर ज़्यादा रैंक है तो आप किस तरीके से आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल सकता है, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में उन सभी चीज़ों को देखेंगे। मेनली हमने लिखा है यूपी कैडेट पीजी काउंसलिंग की सारी जानकारी। तो मतलब क्या है कि आज जो पूरी जानकारी देने वाले हैं वो पीजी के बारे में देने वाले हैं। ठीक है। जो एमएजी ग्रुप के थे, तो यूजी ग्रुप और पीएचडी ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, आप लोग जैसा कमेंट बताएंगे। पर पहले सबसे पहले जानकारी जो देंगे वो एमएजी ग्रुप की देंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वही काउंसलिंग करवा सकते हैं कि बाहर से भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बात है कि यूपी कैडेट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप यूपी के निवासी होने चाहिए। ठीक। अगर मान लो आपने एग्ज़ाम दे भी दिया है, ठीक, इसमें तो वहाँ पर चेक नहीं हुआ था, ठीक, लेकिन आप काउंसलिंग के समय आपको यूपी का निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। क्योंकि देखो, आप अगर डायरेक्ट यूपी कैट की वेबसाइट पे जाके इस पूरे डाटा को चेक करेंगे तो चेक करने के बाद उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है वो पिछले लगभग 5 सालों से ही उत्तर प्रदेश में निवास उनका होना चाहिए। ठीक। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर वो निवास नहीं कर रहे हैं तो उनके जो पिता हैं उनका स्थान जो है, मूल स्थान उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ठीक। और जब पिताजी होंगे तो उस हिसाब से जो है बच्चे का भी निवास प्रमाण पत्र यूपी का बनेगा। ठीक। लेकिन अगर आप यूपी के नहीं हैं तब आप यूपी की जो 4 यूनिवर्सिटी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटी में यूपी कैडेट के माध्यम से एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक। इस बात को एकदम कंठस्थ रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक। साथ ही साथ कहाँ पर कहीं कहीं कन्फ्यूजन ये आता है कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, ठीक है, और करने के बाद मैंने नॉर्मल यूजीसी की गाइडलाइन से मैंने बीएससी कर ली है, तो क्या मैं यूपी कैडेट दे सकता हूँ। ठीक। तो अब तो क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी नहीं करता, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है, तो एग्जाम दे दिया तो आपका एडमिशन भी 100% होगा। क्यों? क्योंकि बात यह है अगर आप जीआरएफ एग्जाम देते हो तो जीआरएफ एग्जाम में क्या है, आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि आपको आईसीआर की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको बीएससी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम देते हो तो स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में अगर आप उस स्टेट के निवासी हो तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से भी किया हो, ठीक है, यूजीसी के चाहे आईसीआर के, आप यूपी कैडेट का एग्जाम दे सकते हो। और साथ ही साथ उस एग्ज़ाम के लिए जब आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो काउंसलिंग के लिए भी आप एलिजिबल है पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है। तो ये आप चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सीटें कितनी हैं और कितनी का सीटों में किस तरीके से आवंटन प्राप्त होता है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो काउंसलिंग डेट में जो पहली काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, दूसरी काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी, और तीसरी काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन होगी। पहली काउंसलिंग की जो डेट है वो 8 से 11 जुलाई है 2022। 8 से 11 जुलाई के बीच में, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर देनी है। ठीक। जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होती है। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जो डेट है वो 8 से 12 जुलाई है। ठीक। सीट आवंटन, आपको कौन सी सीट प्राप्त हुई है कौन सी नहीं हुई है, ये 19 जुलाई तक आपको पता लग जाएगा। ठीक। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक, 20 से 22 जुलाई के बीच में। फिर उन डॉक्यूमेंट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद 23 जुलाई तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अगर कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है, कोई आपको री डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, तो री डॉक्यूमेंट का 24 जुलाई तक है, आप तब तक कर सकते हैं। ठीक। सिक्योरिटी फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 20 से 26 जुलाई है, और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आपको 20 से 26 जुलाई तक प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो एक पहली काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट रही। ठीक। पहले डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद और जानकारियों पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात देखते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो सेकंड काउंसलिंग आपकी कम होगी। तो सेकंड काउंसलिंग जो होगी वो होगी फीस जमा कर लगभग 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपकी सेकंड काउंसलिंग होनी है। ठीक। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई से 3 अगस्त है। ठीक। सीट आवंटन और उसका परिणाम घोषित करने की डेट है वो 10 अगस्त है। ये सेकंड काउंसलिंग की है। ठीक। डॉक्यूमेंट जो अभ्यर्थी अपलोड करेंगे वो 11 से 13 अगस्त के बीच में। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो 14 अगस्त का होगा। ठीक। री डॉक्यूमेंट अपलोड का 15 अगस्त होगा। ठीक। री डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो 16 अगस्त है। सिक्योरिटी फीस जमा करने की डेट 11 से 17 अगस्त के आसपास है।
ठीक। तो ये बेसिक जानकारी है, इन जानकारियों को भी आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन डेट्स के बीच में ही अपना आप अपना आप वेरिफिकेशन या आपने जो प्रोविजनल या जो बेसिक जानकारियां हैं जो आपने काम करवा रहे हो वो इन काउंसलिंग के बीच में करवा लीजिएगा, इन डेट्स के बीच में, ताकि आपको बार बार समस्याएं ना हो। तीसरी काउंसलिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है और वो है आपकी री काउंसलिंग, या मतलब कह सकते हो जो थर्ड काउंसलिंग है। ये काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी, ठीक। और इसमें क्या है, लगभग जो फीस जमा करने की डेट है, ठीक है, वो 23 से 25 अगस्त है। काउंसलिंग लेटर आपको 23 से 26 अगस्त के बीच में प्राप्त हो जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग 29 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और रिपोर्टिंग आपको 2 सितंबर को करानी होगी, यानी ऑफलाइन, क्योंकि इसमें क्या है, डाउनलोड करने के बाद फिर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जिसने इस बार एग्जाम को कंडक्ट करवाया है, और 2 सितंबर 2022 तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना रहेगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इन डेट्स को याद रखें, ठीक। और ये डेट किसकी हैं, ये परास्नातक की हैं, यानी कि पीएजी ग्रुप की हैं, यानी कि एमएजी ग्रुप की हैं, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि सर कितनी रैंक तक एडमिशन हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब इसकी करिकुलम में देखते हैं तो लगभग 550 से ऊपर सीटें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बच्चा ये जो 550 सीटें हैं, ये सीटें हर एक एमएससी ग्रुप की हैं, चाहे वो एमएससी होम साइंस ही क्यों ना हो, या फिर फूड साइंस हो, या एमएससी एमटेक हो, ठीक है, इन सभी को मिला के 550 सीटें हैं। लेकिन अगर आप अच्छे सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हो तो उसकी सीटें लिमिटेड हैं, ठीक। वो कितनी सीटें होने वाली हैं उनको भी चर्चा देखते हैं, और साथ ही साथ आपको ये एकदम क्लियर कट बता देंगे कितनी रैंक तक एडमिशन आपका हो सकता है, ठीक। और कैसे आपको एडमिशन, अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई है तो कौन से प्रोसीजर फॉलो करके आप एडमिशन को सही तरीके से ले भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीट्स की देख लेते हैं। तो सीट जो है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की सीट जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में 15 सीटें हैं। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में जो सीटें हैं वो हैं आपकी 20 सीटें हैं जीपीबी की, ठीक है। और इसके अलावा जो सीटें आवंटित हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल में 6 और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 8 सीटें हैं, ठीक। प्लांट पैथोलॉजी में जो सीटें हैं वो सीटें हैं सीएसए यूनिवर्सिटी में 12, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी में 13 से एसबी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें 6 सीटें हैं, और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 8 सीटें हैं। प्लांट फिजियोलॉजी क्रॉप फिजियोलॉजी में 8 सीटें हैं सीएसए यूनिवर्सिटी में, 9 सीटें हैं नरेंद्र यूनिवर्सिटी में, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्लांट फिजियोलॉजी की कोई भी सीट नहीं है, ठीक। सीड साइंस की अगर बात करेंगे तो सीड साइंस में भी 8 सीटें हैं, ठीक है। टोटल 8 सीटें नरेंद्र में भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई सीट नहीं है। फिर सॉइल कंजर्वेशन की 10 सीटें सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में है, बाकी नहीं है। सॉइल साइंस की अगर बात करेंगे तो 10 सीटें कहाँ है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में है। 14 सीटें कहाँ हैं, नरेंद्र यूनिवर्सिटी में है, ठीक। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो 6 सीटें हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में, और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 8 सीटें हैं। पर इनमें ये भी देखा होगा कि जो फ्री सीटें हैं वो हैं लगभग इतनी, ठीक। 10 सीटें हैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की, प्लांट पैथोलॉजी की 9, प्लांट फिजियोलॉजी की 6, सीड साइंस की 6, सॉइल एंड कंजर्वेशन की 8 और सॉइल साइंस एंड एग्री केमिस्ट्री की 7 सीटें हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मेन फोकस करें तो मेन फोकस हमें होता है किस पर, एग्रोनॉमी पर। तो जो मेजर सब्जेक्ट में आता है तो सबसे पहले अगर आपकी रैंक, ठीक, अगर आपको एग्रोनॉमी चाहिए तो आपकी रैंक जो है जनरल में टॉप 15 के आसपास होनी चाहिए, तब आपका एडमिशन सिक्योर माना जाता है। अगर आपकी रैंक 15 के आसपास है तो आपको ज़्यादा एग्रोनॉमी मिलने के चांस रहते हैं, ठीक। क्योंकि जो भी बच्चा यूपी कैडेट भरता है वो ज़्यादातर अगर एग्रोनॉमी उठा रहा है तो वो सीएसए यूनिवर्सिटी से उठा लेता है, ठीक। तो अगर फिर भी अगर वहाँ पर फ्री सीट जो होगी, फ्री जो है अवेलेबल सीटें वो तो 10 ही हैं, ठीक है, यानी टॉप 10 को मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उस बच्चे का अगर कहीं और भी हो रहा है तो जो जनरल पिछले सालों में देखा गया है वो 15 सीट तक आपको एग्रोनॉमी प्राप्त हो जाती है फ्री, ठीक, अगर आप जनरल है। ओबीसी तक है तो ये संख्या 20 तक पहुंचती है, ठीक। और कभी कभार पिछली बार 28 रैंक वाले को भी एग्रोनॉमी प्राप्त हो गई थी, ठीक। 30-35 तक भी प्राप्त होती है जब बच्चे जिस हिसाब से अपनी चॉइस फीलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहा। लगभग जो यही क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किस में होता है, वो फॉलो होता है आपके सॉइल साइंस में। तो सबसे पहले अगर आपकी रैंक 13 तक है तो आपको एग्रोनॉमी मिलने के चांस होंगे, ठीक। 13 से 45 तक है तो आपको सॉइल साइंस मिलने के चांस होते हैं, ठीक। कि सॉइल साइंस भी आपको प्राप्त मिल जाएगी, ठीक। ये सीटें जल्दी भरी जाती हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, और आपका जीपीवी डिपार्टमेंट है, प्लांट पैथोलॉजी, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, ये मेजर सब्जेक्ट जो ये मेनली सब्जेक्ट जल्दी फिल होते हैं सीएसए यूनिवर्सिटी में। यही क्राइटेरिया जो है वो नरेंद्र यूनिवर्सिटी में, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है, ठीक। यानी कि अगर आपको सीएसए यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए, ठीक। ये पिछले वर्षों से अनुमानित जो रैंक है वो रैंक होनी चाहिए कितनी, 110 रैंक तक।
और ये रैंक पिछली बार 150 तक भी गई थी। ये प्रथम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। तो लगभग आपको 150 रैंक अगर आपकी तक आई है तो आपको यहाँ इस यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, इनका कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 150 तक आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा फ्री सीट में। अगर आपको मेजर सब्जेक्ट चाहिए तो मेजर सब्जेक्ट में आपकी सीट जो है लगभग 80 रैंक तक होनी चाहिए, यानी 80 रैंक अगर आपकी है, ठीक, तब आपको क्या होगा, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट में सीट से मिल जाएंगी। मेजर में भी बात करेंगे तो सबसे पहले एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, ठीक है, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, प्लांट पैथोलॉजी और जीपीवी, इनके चांस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आपके एक्सटेंशन, फिजियोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सीटें फिल की जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछली बार 89 रैंक थी उसको इकोनॉमिक्स मिल गया था, ठीक, और 106 रैंक वाले को वेजिटेबल साइंस मिल गया था। तो ये डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वेरी करता है, ठीक। कब आप सेकंड काउंसलिंग कराते हो, अपडेट करवाते हो, ये वहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक। सेकंड काउंसलिंग का भी प्रोसीजर होता है, थर्ड का प्रोसीजर होता है, तो वो थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक वे से फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें तो आपको अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो यही प्रोसीजर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी फॉलो होता है कि अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से या नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, बादना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो लगभग जो है ये अनुमानित है पिछले वर्षों से कि 200 रैंक तक आपको कहीं ना कहीं एडमिशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। एमएससी एग्रीकल्चर में जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, मेजर भी नहीं कह सकते लेकिन जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, उनमें आपको 200 रैंक तक एडमिशन मिल जाता है, ठीक। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप इस प्रोसीजर को कैसे फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ 200 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर 150 रैंक तक सी से आपने बताया और 200 रैंक तक आपने ओवरऑल बताया, तो ये रैंक है कि जैसे कि अगर किसी बच्चे की 70 रैंक आई है, किसी बच्चे की 40 रैंक आई है, तो वो 40 रैंक वाला अगर मेजर सब्जेक्ट आता है एग्रोनॉमी, तो वो सी में अगर उसको नहीं प्राप्त हो रहा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से या आपका नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से उठाएगा, ठीक है, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की चॉइस फिलिंग कैसी रही। चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। आगे देखें कि अगर आपको और भी सीट चाहिए तो अगर आपकी रैंक 200 से 300 के बीच में आई है तब भी आपके एडमिशन होने के चांस रहते हैं फ्री सीट के। तो इनमें डिपेंड कब करेगा, इनमें जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद जब सेकंड काउंसलिंग में कुछ बच्चे सीट छोड़ेंगे, ठीक, तब आपको मिलने के चांस रहते हैं। सेकंड में तो बच्चों की सीट जो और सीटें होती है वो फिल की जाती है, लेकिन हाँ थर्ड काउंसलिंग, री काउंसलिंग में बच्चे छोड़ने की सीट को फुल होती हैं। तो पिछली बार जो फिजियोलॉजी सीट मिली थी वो 300 रैंक तक फ्री सीट प्राप्त हो गई थी। वो इसलिए हुआ था CS यूनिवर्सिटी में क्योंकि हुआ ये था कि कुछ बच्चों ने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट छोड़ दिया था और उनका अपग्रेडेशन हो गया था। जैसे किसी को फिजियो मिला है और सीड साइंस में उसका सीड साइंस वो चाहता है और उसका अपग्रेड होकर सीड साइंस प्राप्त हो गया, तो फिजियो की सीट खाली हो जाती है, तो वो जिन्हों की चॉइस दूसरी थी उनको फिजियोलॉजी प्राप्त हो जाती है। तो ये रहता है कि जब एक बच्चा कोई सीट छोड़ता है, अगर मान लो किसी ने सॉयल साइंस सेलेक्ट किया है और सॉयल साइंस सेलेक्ट करने के बाद उसका एडिशन वेजिटेबल साइंस की सीट पहली काउंसलिंग मिली, दूसरी में किसी ने छोड़ी तो आप उसको क्या अपग्रेड होकर उसको क्या मिलेगा, सॉयल साइंस मिलेगा, तो वेजिटेबल की एक सीट खाली हो गई। फिर आपकी रैंक अगर 100 के आसपास भी है तब भी आपको वेजिटेबल प्राप्त हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि जब आप काउंसलिंग करवाएं तो अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखें कि किस तरीके से जब प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें फॉलो हो रही हैं, आपको आसानी से वो चीज़ें आसानी से वो सीट आपको प्राप्त हो सकती है, पर आपकी अगर काउंसलिंग पर नज़र है तो, ठीक है। तो ये 300 रैंक इस कैटेगरी में है, ठीक। और 400 रैंक तक भी आपका एडमिशन होगा अगर आप री काउंसलिंग तक वेट करेंगे, और री काउंसलिंग में वेट करने के बाद, ठीक, आप इस चीज़ को देखेंगे कि री काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक 400 आई है और 400 में अगर किसी बच्चे ने सीट छोड़ी है, जैसे NRI की सीटें होती हैं। अब NRI की सीट जो है, बताएंगे NRI का प्रोसीजर क्या है। NRI की सीट्स अगर किसी ने छोड़ दी हैं या मान लो NRI सीट फिल नहीं हुई है तो वो NRI की सीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी, ठीक है, और वो कन्वर्ट होने के बाद फिर वो सीटें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो 400 रैंक तक भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर एडमिशन मुश्किल है और आपको अच्छा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक। अगर आपको अच्छे सब्जेक्ट आता है, अगर आपको एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट भी चाहिए, सीड साइंस चाहिए, तब भी आपको इस रैंक के भीतर एडमिशन चाहिए। इससे ऊपर अगर आपकी रैंक है 400 से अगर ऊपर आपकी रैंक है तब एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल पर मिल जाता है। फिर आप NRI सीट और पैड सीट का सहारा ले सकते हैं। NRI सीट और पैड सीट का प्रोसीजर क्या है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, बाद में अपनी सीटों पर पूरी चर्चा करेंगे। NRI सीट जो है इसमें सबसे पहले देखिए पैड सीट, तो आपको 2 साल की MSc में 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये पे करने होंगे। 1.5 लाख में आपको ये 2 बार में देने होंगे। फर्स्ट ईयर में आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो फीस के अलावा आपको 75,000 रुपये फीस के अलावा आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सेकेंड ईयर है उसमें वो 75 देने पड़ेंगे, यानी कि 1.5 लाख आपको पैड सीट का पे करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप NRI सीट लेते हैं तो आपको
दोनों साल में 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे अलग से, जिसमें कि 2 लाख आपको 1 साल और 2 लाख आपको 1 साल देने पड़ेंगे। ठीक, तो एनआरआई सीट तक एडमिशन अगर आपका रैंक का अगर आप क्वालिफाई हैं तो समझिए कि एनआरआई मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक, चाहे आपकी रैंक 700-800 हो, क्योंकि एनआरआई सीट क्योंकि फीस ज़्यादा है तो उस चक्कर में बच्चे काफ़ी नहीं भी लेते हैं, तो वो आपको चांस मिल सकते हैं। पैट सीट के चांस की कोई भी लिमिट नहीं है, एनआरआई की कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपकी ये लिमिट नहीं मानी जाएगी कि आपकी रैंक 400 आई है, 500 आई है, 600 आई है, 700 आई है। एनआरआई और पैट सीट मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चे एडमिशन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका कोई क्राइटेरिया कहना फुलफिल नहीं है। तो अगर आपकी रैंक 400 से ऊपर है तो आप थोड़ा सा आपके जेम पर असर पड़ सकता है। आपको 75,000 रुपये एक्स्ट्रा 1 ईयर में पे करने पड़ सकते हैं अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ सीट को अगर एक बार सही से देखें तो नंबर ऑफ सीट को अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेनेटिक की सीटें हम बता चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री की 8 सीट्स हैं। ठीक है, बायोटेक की सीट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक, लेकिन मतलब उसकी जनरल और उनका क्राइटेरिया डिवाइड नहीं है, लेकिन 10 सीट्स इसकी देखी जाती हैं। ठीक है, मेनली देखते हैं तो एग्रोनॉमी की 15 सीटें हैं और स्टैटिक्स की CSA यूनिवर्सिटी में जो है वो कोई भी सीट नहीं है, लेकिन हाँ नरेंद्र यूनिवर्सिटी में सीटें इसकी हैं। ठीक, डेयरी टेक की सीट जो है वो आपकी 5 सीटें हैं, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री की मेजर से कोई भी सीट CSA यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन अन्य सब्जेक्टों में आपकी सीटें प्राप्त हो जाती हैं। तो यानी कि डिपेंड ये करेगा कि आपकी रैंक आई है और उस रैंक में आप काउंसलिंग किस प्रोसीजर से करवा पा रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक, ओके, आगे देखिए अगर हम लोग इंटरमोलॉजी, तो इंटरमोलॉजी की 10 सीटें हैं। ठीक है, किसमें CSA यूनिवर्सिटी में, बाकी 11 सीटें हैं नरेंद्र यूनिवर्सिटी में। ठीक, और ऐसे सीटें आगे डिवाइड है। तो ये करिकुलम आपकी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे ताकि आपको वहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक, टेलीग्राम पे हम एग्रीकल्चर क्विज आकाश सर पे आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको पूरा एक प्रोसीजर मिल जाएगा, पूरा एक लंबा सा लेटर मिल जाएगा जहाँ पे आपको पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे अगर देखें तो MSc हॉर्टिकल्चर में अगर आपको CSA यूनिवर्सिटीज़ करना है तो इसमें फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट से MSc नहीं होगी, आपको फ्रूट साइंस या वेजिटेबल साइंस के साथ जाना पड़ेगा। फ्रूट साइंस में 9 और वेजिटेबल साइंस में 9 सीटें हैं तो आपको इनके साथ जाना पड़ेगा। ठीक, नरेंद्र यूनिवर्सिटी में 13 सीटें हैं तो आपको इनके साथ जाना पड़ेगा। 13 यानी 34 सीटें हैं। ठीक, और बाकी मेरठ यूनिवर्सिटी में यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में 7 और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार से सीटें डिवाइड की गई हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल वेजिटेबल साइंस की सीट्स हैं जो आपको सही से फिल करनी पड़ेंगी MSc हॉर्टिकल्चर करने के लिए, वेजिटेबल और फ्रूट साइंस की। ठीक, यार और इसके अलावा MSc फॉरेस्ट्री, तो इसकी भी सीटें हमने आवंटित की गई हैं, 6 सीटें हैं ओवरऑल। ठीक है, ठीक, अगर आपको जैसे अगर कोई काउंसलिंग के समय समस्या आती है तो यहाँ पर यूपी कैट के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप संपर्क करके इन समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। 2 नंबर है और ये चारों नंबर जो हैं ये जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनके अलग अलग नंबर दे रखे हैं। ठीक, सुरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जो है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं। डॉक्टर DK द्विवेदी कुल सचिव हैं कहाँ के, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के। CL मौर्य सर जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के हैं और डॉक्टर DK सिंह कुल सचिव हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, अब देखो बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाएं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स में याद रखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, जितने भी 4 ईयर है 4 ईयर की सभी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, PDC होनी चाहिए, PDC अगर आपको डिग्री नहीं मिली तो PDC होनी चाहिए। ठीक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, एक 2.0 सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा आधार कार्ड आप जानते ही हो। ठीक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ठीक, जो EWS वाले हैं उनके पास EWS सर्टिफिकेट। ठीक, और जो निवास प्रमाण पत्र है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक, आप यूपी के निवासी हैं, इसका प्रमाण आपके निवास प्रमाण पत्र से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप काफ़ी आवश्यक है। इसके अलावा जो बेसिक जानकारी है वो हमने आप उस करिकुलम को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको और जानकारियाँ प्राप्त हो जाए। ठीक, लेकिन जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आता है मेनली रैंक वाइज। तो रैंक वाइज देखो आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, लेकिन कड़ू सत्य यही है कि आपकी 300 रैंक तक आपके चांस ज़्यादा रहते हैं, 400 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। ठीक, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं आपके कितने रैंक तक, 200 रैंक तक अगर आपको सही सलामत सीट चाहिए, फ्री सीट चाहिए। ठीक, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस में क्या है, अगर आप रिस्क लेने तैयार हैं तो आप रिस्क लेने में क्या होगा कि थर्ड काउंसलिंग के या री काउंसलिंग तक क्या होता है, ये सीटें आपको ज़्यादा रैंक में भी ठीक ठाक सीट प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कितने बच्चे सीटें छोड़ रहे हैं, कितने बच्चे सीटें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ चॉइस फिलिंग हिसाब से करिएगा, क्योंकि पिछली बार कई एग्जांपल मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने सॉइल साइंस की जगह सीड साइंस भर दिया, फिर बाद में अपग्रेड कराने के चक्कर में काफ़ी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी दिक्कत हो गई। हालांकि हो गया लेकिन काफ़ी दिक्कत करनी पड़ी। इसीलिए सीट जो आपकी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से भरिएगा और साथ ही साथ इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा।
ठीक, इसके अलावा कोई अगर जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर, व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम पे 2 ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें एक में आप अपनी बात कह भी सकते हैं, तो आप ज्वाइन करके कोई भी बात वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन का ऑप्शन ऑन रखा है, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने एक कोशिश की है कि जितने मेरे पास मैसेज आए थे उनका रिप्लाई सही से कर दें, ठीक, और बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर कोई सी भी समस्या होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।